Hi students, welcome all of you to this online platform of Residential Magad High School। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन का लेक्चर 4 करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र तथा आवर्धन के बारे में। दर्पण सूत्र तथा आवर्धन के बारे में इस लेक्चर में ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दर्पण सूत्र और आवर्धन से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने के लिए आपको बहुत ही आवश्यक है लेक्चर। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं हम अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग क्या में होता है? यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि वे चेहरे का सीधा, बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण का उपयोग क्या चीज में किया जाता है? हजामती दर्पण में। इसका कारण क्या है? कि वो चेहरे का सीधा, बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा है रोगियों के कान, नाक, गला इत्यादि की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। रोगियों के कान, नाक, गला इत्यादि की जांच करने के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि कोई भी वस्तु का क्या करता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसी कारण क्या होगा? छोटा वस्तु भी बड़ा दिखाई देगा। तीसरा है बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग क्या में किया जाता है? सोलर कुकर में, क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की समानांतर किरणों और उन प्रकाश से आने वाले ऊष्मीय विकिरण को फोकस पर अभिसरित कर लेता है। फलस्वरूप ताप बढ़ जाता है और खाना पकाने में सुविधा होती है। आपको बताया गया है कि अवतल दर्पण क्या होता है? एक अभिसारी दर्पण के रूप में काम करता है, यानी कि वो अपने पर आने वाले सभी रे को क्या करता है? परावर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है और सभी रे से कुछ न कुछ क्या होता है? उसमें विकिरण निकलते हैं। अब जब सभी विकिरण एक बिंदु पर आकर मिल जाएंगे तो क्या होगा? वहां पर तो उष्मा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उष्मा बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? ताप बढ़ जाएगा। ताप बढ़ेगा तो क्या होगा? खाना पकाने में सुविधा होगी। इस तरह धूप में कागज के टुकड़ों को जलाना हो तो कागज को दर्पण के फोकस पर रखना होगा। यानी कि आपने कभी देखा होगा धूप में कागज के टुकड़ों को जलाते हैं तो क्या होता है? वहां पर कागज को हमको दर्पण के फोकस पर रखते हैं। चौथा है सर्च लाइट में गाड़ियों के अग्नि दीप। सर्च लाइट क्या है? टॉर्च हो गया उसमें। और गाड़ियों के अग्नि दीप जो गाड़ी के अगले भाग है वहां पर क्या चीज में किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ते हैं। देखिए इसका उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में किया जाता है। क्या है स्ट्रीट लाइट? देखे होंगे आप लोग, सड़क या गली में जो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ होता है उसमें जो परावर्तक होता है वो क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। परिचालक निम्नलिखित कारणों से उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। क्या चीज में? साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्यों किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है वो? उत्तल दर्पण काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो क्या करता है? वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब क्या होता है? बहुत छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, इसलिए यह विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है। जब प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो क्या करेगा? यह बहुत बड़ा क्षेत्र दिखलाता है। अब देखिए आपको उत्तल दर्पण का उपयोग बता दिया गया, जो आपको बोर्ड के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इसके उपयोग और इसका कारण क्यों किया जाता है कई बार पूछ चुका है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ये आपको बोर्ड के व्यू से सभी जो जो चीज पढ़ाया जा रहा है वो आपको बोर्ड के व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चिन्ह परिपाटी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? गोलीय दर्पण में कभी प्रतिबिंब दर्पण के सामने तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। क्या होता है गोलीय दर्पण में कभी प्रतिबिंब दर्पण के सामने तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब, दर्पण के सामने वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए कभी दर्पण के पीछे बना, कभी दर्पण के सामने बना, तो क्या होगा? प्रतिबिंब दूरी इधर भी प्रतिबिंब होगा, इधर भी प्रतिबिंब होगा, तो क्या हम दोनों तरफ प्लस साइन ले लेंगे? नहीं। तो क्या होगा? उन्हीं दो स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। जब उन्हीं दो स्थिति है उनमें क्या अंतर स्पष्ट करने के लिए जिन परिपाटी का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? चिन्ह परिपाटी। देखिए चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार चिन्ह परिपाटी में क्या क्या हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर हम क्या जान सकते हैं? पहले इसके कुछ नियम है। पहला नियम क्या है? ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है, यानी कि ध्रुव को मूल बिंदु मानेंगे और उसी से सभी दूरियों को नापेंगे। आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, क्या होता है? ध्रुव एक मूल बिंदु होता है जहां से हम सभी दूरियों को नापते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर दर्पण में क्या होता है? ध्रुव होता है जिसे हम मूल बिंदु मानकर सभी दूरियों को नापते हैं। दूसरा है आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर कोई इससे छोड़िए, यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट से लाइट निकला, इस इमेज को छोड़िए। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से एक लाइट निकला और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला गया। ठीक है, अब ऐसा चला गया तब क्या हुआ, आपतित प्रकाश की दिशा इधर हुआ ना, आपतित प्रकाश की दिशा, तो इधर मूल बिंदु यहाँ है। अब मूल बिंदु के इधर जितना भी डिस्टेंस नापेंगे हम वो सब क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और मूल बिंदु से इधर क्या हो गया, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, देखिए आप आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, यानी कि आपतित प्रकाश इधर है, अगर इधर हम डिस्टेंस नापेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। प्रधान अक्ष के ऊपर सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, प्रधान अक्ष के ऊपर है तो यहाँ पर जो हम दूरी नापेंगे वो क्या होगा, धनात्मक होगा। प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है, यानी कि प्रधान अक्ष के नीचे जितना भी दूरियां नापेंगे, मान लीजिए कहीं प्रतिबिंब उल्टा बन गया, मान लीजिए कहीं प्रतिबिंब उल्टा बन गया तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चिन्ह परिपाटी का गोलीय दर्पण में कैसे कैसे हम उपयोग करते हैं। देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को बताया गया था दो प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं, एक काल्पनिक एक वास्तविक। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के पीछे बनता है। तो देखिए यहाँ पर इस, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए आपके प्रकाश की दिशा इधर है, इधर जितना भी डिस्टेंस हम नापेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, इधर पॉजिटिव लेंगे, क्या ध्रुव से उधर के जितने भी डिस्टेंस होंगे, क्या ध्रुव के इधर, ध्रुव है ये आपके प्रकाश की दिशा है। अब इधर जितना भी डिस्टेंस नापेंगे वो सब क्या लेंगे हम, ये सब क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इधर जितना भी डिस्टेंस नापेंगे वो क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। ये सब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इधर पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए तो इधर पॉजिटिव लेंगे हम तो क्या हुआ, प्रतिबिंब तो इधर है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हुआ, ध्रुव से इधर जा रहे हैं तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन वस्तु इधर है, वस्तु इधर है, तो वस्तु की ओर आने के लिए हमको ध्रुव से किधर चलना होगा, ऐसे चलना होगा। ध्रुव से ऐसे चलना होगा ना, ध्रुव से ऐसे चलना होगा। तो क्या हुआ, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में आया तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में आया तो निगेटिव होगा, निगेटिव होगा यानी कि ऋणात्मक होगा। ठीक है, और फोकस यहाँ है, फोकस दूरी क्या होता है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। तो मुख्य फोकस दूरी के लिए भी हमको इधर ही आना होगा, ये सब ध्यान दीजिएगा। फोकस दूरी के लिए भी हमको इधर ही आना होगा, तो फोकस दूरी भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा। ठीक है, फोकस दूरी भी निगेटिव ही होगा, समझ में आ गया होगा। इस केस में वस्तु दूरी क्या होगा, निगेटिव, प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव, फोकस दूरी निगेटिव। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्रुव है, ये ध्रुव है, आपतित प्रकाश की दिशा इधर है तो ध्रुव से इधर जितना भी डिस्टेंस नापेंगे वो सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन हमें कोई भी डिस्टेंस नापना तो इधर ना नापेंगे ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए हमको ध्रुव से इधर आना होगा, तो ये क्या होगा, निगेटिव ही होगा ना, क्यों, क्योंकि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, तो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, प्रतिबिंब भी, प्रतिबिंब के लिए भी हमको इधर ही आना होगा, प्रतिबिंब यहाँ है तो इसके लिए भी हमको इधर ही आना होगा, तो ये भी निगेटिव। फोकस भी इधर है तो ये सब क्या होगा, निगेटिव। यानी कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में तो सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे, वस्तु दूरी भी निगेटिव, प्रतिबिंब दूरी भी निगेटिव। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव हो जाएगा। ये सब लिख दिया गया है, आप लोग देख लीजिए, ये सब लिख दिया गया है। काल्पनिक प्रतिबिंब के केस में वस्तु दूरी ऋणात्मक, वस्तु दूरी ऋणात्मक, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, और इसमें भी वस्तु दूरी ऋणात्मक, प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक। ठीक है, अवतल दर्पण में समझ में आ गया होगा सारा केस, बस दो केस ही हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वही करेंगे हम। उत्तल दर्पण से यहाँ से लाइट निकला तो आपतित प्रकाश की दिशा कौन होगा, देखिए तो आपतित प्रकाश की दिशा ऐसे है ना, ध्रुव से इधर जितना भी डिस्टेंस नापेंगे, ध्रुव से इधर जितना भी डिस्टेंस नापेंगे वो सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या, ध्रुव से उधर जितना भी डिस्टेंस नापेंगे सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, इधर पॉजिटिव होगा, ये तो पता है। इधर जितना भी डिस्टेंस नापेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सारा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। लेकिन मूल बिंदु से इधर जितना डिस्टेंस नापेंगे हम वो क्या होगा, निगेटिव होगा।
तो देखिए, तो वस्तु इधर है, तो वस्तु के लिए हमें इधर आना होगा, तो वस्तु दूरी क्या होगा, नेगेटिव होगा। प्रतिबिंब दूरी इधर है, तो प्रतिबिंब के लिए हमको इधर जाना होगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोकस भी यहाँ है, तो फोकस दूरी के लिए भी हमको इधर ही आना होगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यानी क्या हुआ, वस्तु दूरी ऋणात्मक, वस्तु दूरी ऋणात्मक, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक, प्रतिबिंब दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी है, इससे भी बोले हैं, यहाँ पर लिख दिया गया है, देखिए। तो क्या होगा, धनात्मक। फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक, फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, धनात्मक होगा। वक्रता त्रिज्या भी क्योंकि इधर ही है, आपतित प्रकाश की दिशा में है, तो धनात्मक होगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना। चिन्ह परिपाटी, बस यही चिन्ह परिपाटी है, बस यही चिन्ह परिपाटी है। यानी कि हम वस्तु दूरी सबके, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी सबका साइन पता किए, क्योंकि मैनोमीटर बनाने में हेल्प होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया गया है आपको सोल्व करने के लिए। यहाँ पर एक नंबर 1 है यहाँ पर फिल करने के लिए, यहाँ पर नंबर 2 है फिल करने के लिए, यहाँ पर नंबर 3 है फिल करने के लिए। उसी प्रकार सभी में है, सभी में है फिल करने के लिए, सब ध्यान दीजिएगा, सभी में है फिल करने के लिए। ऐसे ही 4 हो गया, 5 हो गया, अपने आप खुद ही नंबरिंग कर लीजिएगा। इसका आंसर दीजिए, जिनको आंसर मालूम है वो आंसर दे। ये आपको बताया गया है, प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु की स्थिति के अनुसार कहाँ कहाँ होगा। ये आपको हमने पिछले लेक्चर में ही बताया था, रे डायग्राम के साथ कुछ एनिमेशन भी थे उसमें, एनिमेशन के साथ हमने समझाया था आपको, ताकि आप उसे भूल न सकें। चलिए बताइए, नहीं बताइएगा तो हम तो सोल्व करेंगे ही इसे। हमें विश्वास है आप सब जान गए होंगे क्या होगा यहाँ पर आंसर, सभी को पता हो गया होगा सभी में आंसर क्या होगा। तो चलिए अब हम आपको बताएं कैसे होगा। चलिए अब हम बताएंगे आपको कैसे होगा, क्या क्या यहाँ पर फिलअप करेंगे हम। यहाँ पर आपको देखिए कितना क्वेश्चन हो गया, इतना में ही 18 क्वेश्चन आपको हो गया यहाँ पर, इतना में ही 18 क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे अगर एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे तो। क्या क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें अवतल दर्पण के लिए, यानी कि यहाँ पर ये सब अवतल दर्पण के लिए किया गया है। तो देखिए, जब वस्तु का स्थान मुख्य फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा, जब वस्तु का स्थान मुख्य फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा, बताइए। आपको बताया गया जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। देखिए, अवतल दर्पण में केवल एक बार ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर तो काल्पनिक आपको दे दिया गया है, तो फोकस पर तो रहता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु होती है, तो यहाँ पर तो निश्चित है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए, आकार वस्तु की तुलना में आपको बताया गया था, जब दर्पण के नजदीक बढ़ते हैं तो उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर होते जाता है और उसकी साइज, प्रतिबिंब का साइज क्या होता है, बढ़ते जाता है। आपको बताया था हमने एनिमेशन के आधार पर। तो यहाँ पर क्या होगा, वस्तु की तुलना में आकार इसका क्या होगी, क्योंकि ये तो मुख्य फोकस पर है, यानी कि बहुत नजदीक मुख्य फोकस पर आ गया, मुख्य फोकस पर आ गया तो क्या होगा, इसका प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रतिबिंब का स्थान है सी तथा एफ के बीच, तो सी तथा एफ के बीच प्रतिबिंब कब बनता है, बताइए तो आप। सी तथा एफ के बीच प्रतिबिंब कब बनता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच प्रतिबिंब कब बनता है, बताइए। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच प्रतिबिंब कब बनता है, आपको बताया गया था जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक ही होगी, आकार वस्तु की तुलना में। अब बताइए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। आप ये बात ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र पर जाते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के बराबर आकार का, लेकिन वक्रता केंद्र से हम नजदीक आएंगे तो वस्तु क्या होता है, वस्तु का आकार बड़ा, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है, लेकिन जब वक्रता केंद्र से बाहर चले जाते हैं तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो हम तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, यानी कि वक्रता केंद्र के बाहर है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अब देखिए सी पर, तो प्रतिबिंब का स्थान भी सी पर होगा, ये आपको सभी को पता होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति भी वास्तविक होगी, अभी बताएं, प्रतिबिंब जब सी पर रहेगा तो बराबर आकार का बनेगा। अब देखिए, यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो आपको पता होगा काल्पनिक प्रतिबिंब केवल एक केस, जब वस्तु कहाँ होगा, दर्पण और ध्रुव के बीच, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा, दर्पण के पीछे, सही है। आकार वस्तु की तुलना में बड़ा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बड़ा बना यहाँ पर, लेकिन क्यों, अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब भी बड़ा होता है। हम वस्तु के नजदीक रहेंगे तो क्या होगा, प्रतिबिंब तो बड़ा ही बनेगा ना।
अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा? फोकस पर। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक में होगी। आकार भी क्या होगा? अनंत पर है, देखिएगा दर्पण से बहुत दूर तो क्या होगा? बहुत छोटा होगा। अनंत तथा सी के बीच प्रतिबिंब का स्थान है तो वस्तु का स्थान कहाँ होगा? सीधा इसका ऑपोजिट कर दीजिए तो क्या होगा? सी तथा एफ के बीच। प्रतिबिंब की प्रकृति भी क्या होगी? वास्तविक होगी। और प्रतिबिंब का आकार भी क्या होगा? देखिए सी तथा एफ के बीच में है, यानी कि वक्रता केंद्र से पहले है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? केवल एक क्वेश्चन में आपको पूरा प्रतिबिंब का निर्माण समझा दिया गया, रिवाइज करवा दिया गया। ठीक है, इसे आप लोग भी रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। आगे दर्पण सूत्र, जो हमें न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो पहले देखिए इसको कैसे हम हेल्प करते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है, केवल एक बार ही बोर्ड एग्जाम में भी तो पूछा है, लेकिन इसे आप लोग ध्यान रखिएगा जरूर, क्योंकि कभी भी पूछ सकते हैं। जब पूछ दिया तो पूछा ही जाएगा। ये आपको न्यूमेरिकल के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम कैसे करते हैं। कोई प्रूव करते हैं, आप मैथ में कोई भी थ्योरी को प्रूव करते हैं, उसके पहले आपको कुछ उसका लैंग्वेज लिखना हुआ रहता है। फिगर में क्या हम दिए हैं कि जिसके आधार पर हम इसे सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिगर में क्या क्या है देखिए, तो क्या है? एक दर्पण है, एक वस्तु है, एक आपतित किरण है। देखिए यहाँ पर आपको पहले बता दिया गया दर्पण सूत्र होता क्या है। वह सूत्र जो दर्पण के वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध को दर्शाता है, क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र कहलाता है। दर्पण सूत्र को इस प्रकार लिखा जाता है, 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। देखिए यहाँ पर ये सब याद कर लीजिएगा। वो u बराबर क्या होगा? वस्तु दूरी, v बराबर प्रतिबिंब दूरी, f बराबर फोकस दूरी। अब इसको स्टेप वाइज हम इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ होता है आप लोग स्टेप वाइज समझिए, आपको स्टेप वाइज समझाया जाएगा। पहले से क्या करेंगे? लैंग्वेज लिखेंगे। पहले लैंग्वेज लिखने का स्टाइल समझिएगा क्या होगा। पहले लिखेंगे माना कि mm डैश एक अवतल दर्पण है। यहाँ पर देखिए ये कुछ छूट गया है, कोई बात नहीं, इसे mm डैश हम ही कर लेते हैं। एक दर्पण का हमने नाम दे दिया, क्या? mm डैश। दर्पण का नाम दे दिया mm डैश। ये क्या है? एक अवतल दर्पण है, ठीक है। जिसके प्रधान अक्ष पर, जिसके प्रधान, यही ना इसका प्रधान अक्ष है जो ध्रुव से पास कर रहा है, तो प्रधान अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, इधर जितना भी डिस्टेंस होगा तो अनंत ही लेंगे। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु रखी गई है, वस्तु रखी गई है। आपको पता होगा जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो यहाँ पर लिखा गया है, इस प्रकार रखी गई है कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश दर्पण के मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में बनता है, सी के बीच में बनता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, आपको चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ये लैंग्वेज लिखने के लिए सीख जाएगा, क्योंकि आप सभी जहाँ प्रूफ कीजिएगा, वर्धन का व्यंजक निकालिएगा, उत्तर दर्पण निकालिएगा, सबका लैंग्वेज यही होगा। केवल यहाँ पर दर्पण चेंज होगा और कुछ स्थिति ऑब्जेक्ट का चेंज होगा या प्रतिबिंब का चेंज होगा। ठीक है, यहाँ तक लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। क्या होगा? आपको अपने मन से लिखना है, अच्छा से लिखिएगा तो जो आपको परीक्षक होंगे, जो कॉपी चेक करने वाले होंगे, वो क्या होंगे? पढ़ेंगे तो अच्छा से नंबर भी देंगे। यहाँ पर देखिए बिंदु एन से एन क्यू प्रधान अक्ष पर लंब डाला, एक रचना किया हमने, बिंदु एन से एन क्यू प्रधान अक्ष पर लंब डाला। एन से, यहाँ पर एन है, एन से एन क्यू प्रधान अक्ष पर लंब डाला, प्रधान अक्ष पर लंब डाला। यहाँ पर प्रधान अक्ष पर यहाँ पर क्या हुआ? लंब डाला हमने, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल 90 डिग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चित्र में क्या है? पी ए बराबर यू, पी ए बराबर यू, पी ए बराबर यू, यू क्या है? वस्तु दूरी। पी ए, पी और ए, यानी कि ध्रुव और वस्तु, ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी क्या हुआ? यू, यानी कि वस्तु दूरी। यहाँ पर भी दे दिया गया है, क्या है? यू है। पी ए क्या है? यू, यू क्या है? वस्तु दूरी। पी ए डैश, पी ए डैश, पी ए डैश क्या हुआ? भी है। पी ए डैश क्या है? भी है। भी क्या होगा? प्रतिबिंब दूरी। क्यों? यहाँ पर प्रतिबिंब यही ना बन रहा है, तो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी। पी एफ बराबर एफ, पी एफ बराबर एफ, पी और एफ, यहाँ बीच की दूरी क्या होगा? फोकस दूरी, जिसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा? पी एफ, पी एफ क्या हुआ? देखिए यहाँ पर फोकस दूरी हुआ। और क्या है? पीसी बराबर आर। आपको पीसी बराबर आर बराबर 2f, ये आपको पता होगा। कैसे? एफ बराबर आर बाई 2, आपको ये पता होगा। एफ बराबर आर बाई 2, तो आर बराबर क्या होगा? 2f। आपको हमने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ मैं, एफ बराबर आर बाई 2 कैसे आता है। आप लोग इसे रिवाइज कर लें, आपको ये भी बताया था हमने, बोर्ड के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के व्यू से।
तो क्या होगा r बराबर 2f, क्या है पीसी, पीसी यानी कि वक्रता के अंदर और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कैसे हमने लैंग्वेज लिखा? नहीं तो एक बार और देख लें, क्या लिखा हमने, माना कि mm डैश एक अवतल दर्पण है, mm डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का हमने नाम दे दिया, जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु रखी गई है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, a डैश b डैश बनता है, दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, n से n क्यू प्रधान अक्ष पर लंब डाला। सब स्टेप समझते रहिएगा, कोई कोई ज्यादा भारी नहीं है, कोई भारी नहीं है, एकदम आसान है। ये हमने क्या क्या चित्र में है ये सब बता दिया, ताकि कोई कॉपी चेक करने वाले को कोई भी प्रॉब्लम ना हो कॉपी चेक करने में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चलते हैं सिद्ध करने के लिए क्या, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC में कहा हम चलें, क्या हमको क्या चीज में रिलेशन करना है, क्या चीज में, हमको PA डैश और PF में रिलेशन पता करना है। तो हमने क्या किया, पहले इस त्रिभुज ABC और A डैश B डैश C में क्या किया, हम लोग समरूपता आप लोग पढ़े होंगे, सर्वांग समता समरूपता त्रिभुज के गुण में, तो यहाँ पर इसमें चल रहे हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में। आपको पता होगा जब दो कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण से क्या होंगे, बराबर होंगे, तो क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर भी वही हल करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या होगा, क्या है, एंगल BAC बराबर एंगल B डैश A डैश C, BAC ये क्या है 90 डिग्री है, BAC क्या है 90 डिग्री बराबर एंगल B डैश A डैश C, B डैश A डैश C ये भी 90 डिग्री हुआ। समझ में आ गया, BAC बराबर एंगल B डैश A डैश C यानी कि 90 डिग्री। हमको क्या समरूप करना है, ये दोनों समांसम और ताकि इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती हो जाएगी। तो हम प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक कोण 90 डिग्री, एक कोण तो हमने बराबर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस है, इसे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण समान होंगे। तो ए एंगल और ए एंगल शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ना, क्या हुआ, एंगल ACB बराबर एंगल A डैश CB, ACB बराबर एंगल A डैश CB शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर होंगे। आपको ये सब लिख दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब जब कोई दो त्रिभुज का दोनों कोण बराबर होंगे, उनके तीसरे कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, उनके तीसरे कोण भी बराबर होंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, यानी कि जब दो कोण बराबर है तीसरा कोण भी बराबर होगा। जब सभी कोण बराबर हैं किसी दो त्रिभुज के तो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों को सर्वांग समता हमने सिद्ध कर दिया, सर्वांग समता हमने सिद्ध कर दिया। पहले ये दोनों त्रिभुज का कौन कौन, ये दोनों त्रिभुज का हमने सर्वांग समता सिद्ध कर दिया। तो यानी कि सर्वांगसम में यानी कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। ये आपको 9th क्लास में ही पढ़ना है, यहाँ पर हमको लगता है कोई आपको डाउट नहीं आनी चाहिए। जब सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी। जब संगत भुजाएं होंगी तो यानी कि इस त्रिभुज का ये भुजा जो 90 डिग्री बना रहा है, जो 90 डिग्री बना रहा है इस कोण के सामने की भुजा, तो क्या है ये भी, तो इस त्रिभुज की भी यही भुजा लेंगे, इस कोण के सामने का भुजा जो 90 डिग्री बना रहा है, तो क्या होगा, ये B बटा A डैश B डैश, क्या लिखेंगे, ये B बटा A डैश B डैश, क्या लिखेंगे, ये B बटा A डैश B डैश, ये B बटा A डैश B डैश बराबर। अब देखिए जो बेस में है, जो बेस में है, आधार में है AC, तो इसमें आधार क्या है A डैश C, तो यानी कि AC बटा A डैश C। यहाँ पर आप A डैश C बाई AC लिखिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी हमने इस त्रिभुज का लिखा है, ये भी हमने इस त्रिभुज का लिखा है, तो इसमें भी बराबर में पहले हम इसी त्रिभुज का लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ये एक हमारा इक्वेशन नंबर 1 आया। ये सब के सोल्व करके ही हम आंसर लाएंगे। अब देखिए फिर चलते हैं त्रिभुज A डैश B डैश C तथा त्रिभुज NQF में। कौन, A डैश B डैश F, A डैश B डैश F, A डैश B डैश F और क्या NQF। इसमें भी देखिए क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर था, आपको पहले बताया गया था, ये लंब डाले थे हमने, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री, एक कोण बराबर। यहाँ पर भी ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये और ये भी शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर होंगे। यानी कि यहाँ पर भी ये दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, दो कोण दोनों में बराबर हैं, तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, जस्ट पिछले के जैसा। यानी कि सब कोण ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम होंगे। यहाँ पर आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि आप लोग ध्यान से सीखते जाइए, आपको सभी कुछ समझ में आएगा। ये पूरा हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं, पूरा मैथ ट्रायंगल का प्रॉपर्टी कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम होंगे,
यानी कि इनकी भी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो यही यहाँ पर हमने किया है। बी डैश ए डैश एफ, क्या बी डैश ए डैश एफ 90 डिग्री बराबर एंगल एन क्यू एफ, बराबर एंगल एन क्यू एफ समकोण होने के कारण। और एक एंगल क्या हुआ ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश बराबर क्यू एफ एन। यहाँ पर क्यू एफ बी लिखा गया है, यहाँ पर गलत हो गया, क्यू एफ एन, क्यू एफ एन, क्यू एफ एन, एफ बी पर ध्यान मत दीजिएगा, क्यू एफ एन। यानी कि दोनों त्रिभुज भी सम होंगे, यानी कि इनकी भी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। जस्ट वैसे कि जैसा पहले हमने एन क्यू लिख दिया, मान लिया एन क्यू लिख दिया, तो इधर का क्या लिखेंगे जो परपेंडिकुलर साइड है ए डैश बी डैश, बराबर में भी क्या लिखेंगे क्यू एफ बटा ए डैश एफ, क्यू एफ बटा ए डैश एफ। ये क्या हो गया इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको माना कैसे, देखिए यहाँ पर फिगर में ध्यान से देखिए, ए और ए ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये क्या है प्रधान अक्ष के समानांतर ना एक किरण चल रही है, प्रधान अक्ष के समानांतर चल रही है, और यहाँ पर हम यही इसी बिंदु से लंब डाले हैं, इसी बिंदु से हमने लंब डाला है। यानी कि हमने क्या बोल रहा है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, एक लाइन है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, इससे कोई लाइट निकल रही है, इससे कोई लाइट निकल रही। अब यहाँ पर इस दर्पण पर आकर यहाँ पर बिंदु पर मिल रही है, तो इसी बिंदु से हमने लंब डाला है, इसी बिंदु से हमने लंब डाला है, यहाँ पर लंब डाला है, यानी कि ये कोण भी 90 डिग्री। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, एक रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल होगा यानी कि ये साइड्स और ये साइड, रेक्टेंगल का क्या होता है पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं, तो क्या होगा ये साइड्स और ये साइड क्या होंगे बराबर होंगे। यही यहाँ पर दिया गया है, यही यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि एन क्यू बराबर एफ बी लिख सकते हैं, एन क्यू को जगह पर क्या लिख सकते हैं हम एफ बी लिख सकते हैं, एन क्यू को जगह पर क्या लिख सकते हैं हम एफ बी लिख सकते हैं, एन क्यू को जगह पर क्या लिख सकते हैं एफ बी, क्योंकि हमको एफ बी बटा एड एस बी डैश बराबर क्या है ए सी बटा एड एस सी। तो हमको अगर इस इक्वेशन को हम इसमें इस टर्म में कर दें तो क्या होगा, हमको इक्वेशन में क्या होगा बराबर, प्रॉब्लम सोल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यानी कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटा ए डैश सी, और ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर क्यू एफ बटा ए डैश है। यहाँ पर समझिएगा फिर से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक इक्वेशन है और एक यहाँ पर इक्वेशन है, ये दोनों में देखिएगा, ये दोनों में देखिएगा, ये दोनों में देखिएगा ध्यान से कैसे कर रहे हैं हम। यानी कि हमने क्या लिखा, एक्स बराबर वाई, और क्या लिखा हमने एक्स बराबर जेड। तो हम ये लिख सकते हैं वाई बराबर जेड, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मान लिया कि एक्स का वैल्यू 2 है, एक्स का वैल्यू 2 है तो वाई का वैल्यू भी तो 2 होना चाहिए, क्योंकि एक्स और वाई बराबर है, तो यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। अब एक्स के बराबर जेड है तो जेड का वैल्यू भी तो 2 होना चाहिए, तो क्या हुआ वाई बराबर जेड आ गया, वाई बराबर जेड। ये आपको फंडामेंटल समझाए हमने, तो यानी उसी आधार पर वहां पर भी करेंगे, उसी के आधार पर यहाँ पर भी करेंगे, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटा ए डैश सी है, और ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर क्यू एफ बटा ए डैश एफ है। उसको क्या लिख सकते हैं ए सी बटा ए डैश सी बराबर क्यू एफ बटा ए डैश एफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं समीकरण 1 बटा 2 से, यही बात हमने आपको बताया था, ए सी बटा ए डैश सी बराबर क्यू एफ बटा ए डैश एफ। अब चलिए फिगर में चलते हैं, ठीक है, अब फिगर में चलते हैं, हमको मिल गया ए सी बटा ए डैश सी क्यू एफ बटा ए डैश एफ। हमें रिलेशन क्या में निकालना है पी ए डैश पी सी, लेकिन यहाँ पर तो कोई है नहीं, पी ए डैश पी सी ये सब तो कुछ है नहीं, यहाँ पर हमको निकला क्या ए सी बटा ए डैश सी क्यू ए बटा ए डैश, तो क्या करेंगे ए सी को, यहाँ पर देखिए ए सी कौन है ए सी यही है, ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं पी ए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस ए डिस्टेंस। यहाँ पर देखिएगा आपको समझा रहे हैं हम, ये देखिए यहाँ पर पी पॉइंट है, यहाँ पर पी पॉइंट है, और यहाँ पर ए पॉइंट है, और यहाँ पर सी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा हमें निकालना क्या है, इतना ही निकालना है, इतना ही निकालना है, क्या ए सी हमको निकालना है, ए सी ही निकालना है, ए सी ही निकालना है, ध्यान दीजिएगा ए सी ही निकालना है। ये क्या करेंगे इतना में से पी ए में से हम पूरा को, पी ए में से क्या करेंगे हम, पी ए में से यहाँ पर सी है, पी ए में से हम इतना को घटा देते हैं, पी ए में से पी सी को घटा देते हैं, क्या करेंगे पीए में से हम पीसी को घटा रहे हैं, यानी कि पीए से पीसी को घटा रहे हैं, तो क्या हुआ पीएम से पीसी को घटाएंगे तो क्या बचेगा इतना ही ना बचेगा, यानी कि एसी बचेगा। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे एसी बराबर, ध्यान दीजिएगा एसी बराबर क्या लिखेंगे हम पीए माइनस पीसी, पीए माइनस पीसी, तो
पीए और पीसी तो हमारा आ गया, हमें यू और पीसी, पीए और पीसी के टर्म में नहीं आंसर लाना है। तो क्या हुआ, हमें दिया हुआ था पीए और पीसी दिया हुआ था, ध्यान दीजिएगा शुरू में पीए और पीसी दिया हुआ था, तो क्या करेंगे हम इसी के टर्म में आंसर लाना है, तो इसी बराबर क्या लिखेंगे, पीए माइनस पीसी। यहाँ पर कुछ और यहाँ पर लिख दिया गया आपको क्या, ताकि अच्छा सोल्व हो सके। बिंदु क्यू को हमने बिंदु पी के बहुत ही नजदीक मान लिया, जो बिंदु क्यू है बिंदु पी के बहुत ही नजदीक है, क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है और ये आपको बताया गया है कि समानांतर निकटवर्ती किरणें होती है। ठीक है, तो मान लिया बिंदु क्यू बिंदु पी के बहुत नजदीक है, जैसे हमने F बराबर R/2 को प्रूफ किया था, एन को पी के बहुत नजदीक मान लिया, तो एन की जगह पी रख सकते हैं। उस प्रकार यहाँ पर भी मान लिया क्यू पी के बहुत नजदीक है, तो क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे हम, पी रखेंगे, क्योंकि हमको पी एफ निकालना था, पी एफ बराबर एफ था, तो क्यू की जगह पर अगर एफ रखेंगे तो हमारा क्या है, पी एफ आ गया ना, पी एफ आ गया, वही किया हमने। क्यू बिंदु पी के बहुत ही नजदीक है, तो क्यू एफ बराबर पी एफ कर दिया, पी एस सी बटा ए डैश सी बराबर पी एफ बटा ए डैश सी। ठीक है, अब आपको समझाया था क्या, ए सी बराबर क्या होगा, पी ए माइनस पी सी, ए सी बराबर क्या होगा, पी ए माइनस पी सी, और ए डैश सी क्या होगा, ए डैश सी, ए डैश सी बराबर क्या होगा, पी सी माइनस पी ए डैश, क्योंकि हमें इसी के टर्म में आंसर लाना है। यहाँ पर क्या ए डैश सी बराबर क्या आप लिख सकते थे बताइए, ये लिखेंगे पी सी माइनस पी ए डैश, वही लिख दिया हमने। और पी एफ बराबर तो एफ, पी एफ बराबर तो कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि पी एफ के टर्म में आंसर लाना ही है। और क्या है ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ को क्या लिखेंगे, पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई डाउट होगा आपका तो। यहाँ तक समझाया गया है पूरा लेक्चर का डाउट, कहीं भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपको कमेंट का रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम सभी का वैल्यू रख देंगे, क्यों, पी ए पी सी पी सी पी ए डैश पी एफ पी ए डैश पी एफ, ये सब का वैल्यू हमने आपको शुरू में ही लिखवा दिया था, क्या क्या है, क्या है पी ए बराबर पी ए बराबर क्या है यू, यानी कि वस्तु दूरी, और क्या है पी सी बराबर क्या होगा, पी सी बराबर आर होगा, पी ए बराबर क्या होगा एफ होगा, और पी ए डैश बराबर क्या होगा भी होगा। ठीक है, तो सबका चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए लिखेंगे, यहाँ पर देखिए मेन वैल्यू यहाँ है, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए। तो चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए हम क्या लिखेंगे, पी ए बराबर क्या लिखेंगे, पी ए बराबर क्या लिखेंगे, आपतित प्रकाश की दिशा तो ऐसे है ना, देखिए तो आपतित प्रकाश की दिशा तो ऐसे है, आपतित प्रकाश की दिशा कैसे है, ऐसे आपतित प्रकाश की दिशा है। आपतित प्रकाश की दिशा कैसे है, ऐसे आपतित प्रकाश की दिशा, लेकिन हम मूल बिंदु ध्रुव को मानते हैं ना, ध्रुव से सभी तो उसको सब डिस्टेंस इधर ही नाप रहे हैं, सब डिस्टेंस हम इधर ही नाप रहे हैं, यानी कि आपके प्रकाश के विपरीत दिशा में नाप रहे हैं सभी डिस्टेंस, तो क्या होंगे, सब निगेटिव होंगे, क्या सब, u भी निगेटिव, v भी निगेटिव, r भी निगेटिव, यानी कि माइनस यू माइनस v माइनस r और माइनस f। ठीक है, ठीक है, तो वहां पर सभी का वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर वही हमने किया है, सभी का वैल्यू रख दिए, पी ए बराबर माइनस यू, पी सी बराबर माइनस आर, पी सी बराबर माइनस आर, पी ए डैश बराबर माइनस बी माइनस एफ। अब यहाँ पर हमने इक्वेशन को सोल्व किया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, सभी जगह माइनस माइनस प्लस हमने कर दिया, ताकि हमें गुना करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, सबको हमने अधिक कर दिया, इक्वेशन को सोल्व कर दिया। अब यहाँ पर इक्वेशन आपको पता होगा, इक्वेशन सोल्विंग आपको पता होगा, 9th क्लास में ही है, इक्वेशन का सोल्विंग आपको 9th क्लास में ही पता होगा, कैसे कैसे आपको पता होगा, मान लिया अगर ऐसे है एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई बराबर 2/3 है, तो इसको हम कैसे सोल्व करते थे, इसको इससे गुना करते हैं और इसको इससे गुना करते हैं, क्या करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या कहते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमने कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया। अब वो गुना करने के लिए बताते हैं, पहले क्या करेंगे हम, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है,
तो माइनस माइनस इक्वेशन में आपको पता होगा गुना करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू इंटू भी यू भी होगा, क्या होगा, यू इंटू भी क्या होगा, यू भी होगा। ये सब ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, यू इंटू भी यू भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, पहले हम इस टर्म से दोनों को गुना करेंगे, फिर इस टर्म से दोनों को गुना करेंगे, और जो आएगा उसको हम आंसर में लिखेंगे। तब यहाँ पर इसका तो गुना हमने कर लिया, ठीक है, इसका गुना हमने कर लिया। अब इसको गुना करेंगे इससे, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस टू भी एफ, तो हमने गुना कर दिया। चलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं क्या गुना करने पर आएगा। इसको इसको गुना करेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस तो यू भी हो गया, प्लस माइनस माइनस टू एफ भी हो गया। और क्या हुआ, अब इससे तो गुना कर दिया, अब इससे गुना करते हैं, माइनस प्लस माइनस यू इंटू एफ तो यू एफ हो गया, प्लस 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 टू एफ स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना। आप इसे कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए, ध्यान लगाकर समझिए, आपको समझ में आएगा, आपको गारंटी देते हैं हम, समझ में आएगा। आपको नहीं समझ में आया, इसको आप बार बार रिवीजन कीजिए, वीडियो आपको यूट्यूब पर रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, इसको डाउनलोड कर लें, डाउनलोड कर लें, आपको डाउनलोड करके हमेशा देख सकते हैं। हम आपको सही सबसे अच्छा आइडिया बताते हैं, इसे आप अपने खुद अपने हाथों से अपने नोट्स में लिखें। एक बार नोट्स में लिखने के बाद उसे आप ध्यान से इसे पढ़ें, और ध्यान से पढ़ने के बाद जब आपको लगे कि नहीं हम इसे सोल्व कर सकते हैं, इसे हम प्रूफ कर सकते हैं, तो आप कहीं दूसरे जगह कॉपी पर बिना देखे हुए इसे एक बार अपने खुद से प्रूफ करके देखिए, आप प्रूफ कर पाते हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखिए हम गलत कहाँ हैं, जहाँ गलती है उसे सुधारिए और उसे फिर से प्रूफ करके देखिए। आपको हम बोलते हैं अगर ऐसे आप 5-6 बार कीजिएगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये बात, हम इसे कैसे प्रूफ करते हैं। हमने क्या किया, कुछ नहीं, पहले हमने त्रिभुज के समान समता को प्रूफ किया, दो त्रिभुज में, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, फिर उसके संगत भुजाओं को समानुपाती किया, और जो आया उस समय क्या कर दिया, पी ए पी सी के टर्म में लिख दिया, बस वही तो किया है। और क्या कर दिया उसके बाद, सभी का वैल्यू रखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, बस इतना ही तो स्टेप है, और क्या है। अब यहाँ पर देखिए, इक्वेशन सोल्विंग के लिए ये हमने गुना करने पर ला दिया, यहाँ पर भी गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पर अगर टू एफ स्क्वायर इधर भी है, पहले हम क्या करते हैं, कॉमन टर्म्स को चुनते हैं इक्वेशन सोल्विंग में, कॉमन टर्म्स जो दोनों तरफ समान हो। तो यहाँ पर टू एफ स्क्वायर है, यहाँ पर भी टू एफ स्क्वायर है, अगर आप इसको इधर लेकर आइएगा तो प्लस है तो इधर आके माइनस होगा, ये प्लस माइनस क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों जो क्या होंगे, कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसको अगर आप इधर लेकर आए, क्यों, यहाँ पर ये भी एक कॉमन टर्म है, ये भी एक कॉमन टर्म है, तो इधर माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, टू एफ भी, टू एफ भी माइनस एफ भी, तो यानी कि दो दो एफ भी है, इसमें से एक एफ भी हमने घटा दिया तो क्या बचेगा, केवल एक ही एफ भी न बचेगा। बस वही क्वेश्चन सोल्विंग है, कोई भार नहीं, उसी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, ठीक है, कोई टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको बता देंगे इस चैनल पर लाइव क्लास होते हैं, आप लाइव क्लास डेली अटेंड करें। लाइव क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम होता है, लाइव चैट में ही प्रॉब्लम पूछें, अगर लाइव चैट आप लोग अटेंड नहीं कर पाए तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हमने कर दिया यू भी माइनस यू एफ, टू एफ भी माइनस वी एफ, तो क्या हुआ, इसे हमने सोल्व कर दिया, पूरे क्वेश्चन को सोल्व किया। अब हमको लगता है हम रिजल्ट के नजदीक पहुंच गए, हम रिजल्ट के नजदीक पहुंच गए, हमें ज्यादा देर नहीं है रिजल्ट के नजदीक पहुंचने में। क्यों, कि हमको यू भी और एफ यही तीन के टर्म में आंसर लाना था, जो हमने इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर दिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, यहाँ पर आपको एक खुद से इंटर करना होगा, क्या, यू भी एफ, क्या हमको लाना है, हमें लाना क्या है, हमें लाना क्या है, हमें लाना क्या है बताइए तो, हमें लाना है क्या, वन बाई, हमें लाना क्या है, वन बाई भी जोड़ वन बाई यू, वन बाई यू बराबर वन बाई एफ, ठीक है। हमें क्या देखिए, यहाँ पर देखिए तो भी यू एफ सब क्या है, नीचे है, हर में है, लेकिन यहाँ पर सब तो ऊपर है, सब तो ऊपर है, तो हर में लाने के लिए क्या करेंगे, हमको यहाँ पर यू भी है तो यहाँ पर हम यूवीएफ से भाग दे देते हैं, क्या करते हैं, यूवीएफ से भाग आ देते हैं, दोनों तरफ यूवीएफ से भाग देते हैं। अगर हम इसके दोनों तरफ यूवीएफ से भाग देंगे तो क्या हमें कोई अंतर पड़ने वाला है, यूवीएफ यूवीएफ, यहाँ पर भी यू भी एफ, यू भी एफ, सॉरी यहाँ पर यू भी एफ, तो ये दोनों तो कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो यानी कि इतना ही इक्वेशन आएगा,
यानी हमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, आपको समझा दिया गया। यानी कि हमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, हमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो क्या करते हैं, हम दोनों ओर यूवीएफ से भाग देते हैं ताकि हमें हर में भी यूएफ मिल जाए। ठीक है, दोनों तरफ हर में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं यूवीएफ से। दोनों ओर यूवीएफ से भाग दे दिया हमने, दोनों ओर क्या किया हमने, यूवीएफ से भाग दे दिया। ठीक है, दोनों हमने क्या कर दिया, यूवीएफ से भाग दे दिया, यूवीएफ से भाग दे दिया। अब यहाँ पर देखिए भाग दिया, यहाँ पर भी कट गया, यहाँ पर यू, यहाँ पर यू कट गया, यहाँ पर यू, यहाँ पर यू कट गया, यहाँ पर एफ, यहाँ पर एफ कट गया, यहाँ पर भी कट गया, यहाँ पर भी कट गया, यहाँ पर एफ कट गया, यहाँ पर एफ कट गया। तो हमारा बचा क्या, क्या बचा, क्या बचा, यहाँ पर से 1/f बचा, यहाँ से -1/v बचा, और यहाँ से 1/u बचा। ठीक है, हमें क्या इक्वेशन सोल्विंग लाना था, ये भी एक मिरर फार्मूला हो गया, यहाँ पर भी एक मिरर फार्मूला हो गया, क्योंकि हमने इस टर्म से लान दिया। अब हमको क्या लाना था, 1/v जोड़ 1/u, क्या लाना था, 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f लाना था, यही लाना था ना हमें यही लाना था। तो क्या करेंगे, हमको लगता है हम इक्वेशन के बहुत नजदीक पहुंचे, बस एक कदम दूर है केवल। यहाँ पर माइनस है, अगर हम इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, बस हमारा इक्वेशन आ गया, बस इतना ही था। 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f प्रूफ हो गया हमारा, हमने प्रूफ कर दिया अवतल दर्पण में। कैसे, 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f प्रूफ होगा, यानी कि हमने मिरर फार्मूला को प्रूफ कर दिया। देखा कितना आसान था, कितना आसान था। क्या किया हमने, पहले त्रिभुजों में सर्वंग समता को प्रूफ किया, उसके बाद उनके संगत भुजाओं को समानुपाती किया, और उसके क्या किया, उसे पीए डैश से सबके टर्म में बदल दिया। उसके बाद कोई इक्वेशन सोल्विंग किया, और अंत में क्या किया, यूवीएफ से भाग दे दिया, जिससे हमारा बहुत ही आसानी से रिलेशन आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, हमने जैसे आपको बताया वैसे ही आप लोग कीजिए, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे इसे। F बराबर r/2 को हमने प्रूफ किया था, जो आपको हमने हर बार बोल रहा हूँ, ये सब आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको कई बार पूछा जा चुका है। इसे आप लोग हमेशा हमेशा लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में केवल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपका रिजल्ट नहीं होने वाला। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है 50%, इसमें आपको कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जब आप काबू नहीं पा पाइएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप क्या कर लीजिएगा, केवल आपको पास ही नहीं होना, आपको अच्छा मार्क्स भी उठाना है। ठीक है, तो चलिए हमने दर्पण सूत्र प्रूफ कर दिया, 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, चिन्ह परिपाटी भी पढ़ लिया है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु दूरी, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, क्या होगा। आपको बताया गया था अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु दूरी और वक्रता त्रिज्या चिन्ह परिपाटी में, चिन्ह परिपाटी में आपको बताया गया था, जल्दी बताइए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये अवतल दर्पण है। चलिए बताइए, सभी को पता हो गया होगा आंसर क्या होगा। चलिए खुद से देखिए करके, हम तो बताएंगे ऐसे ही से, लेकिन खुद से करके अपना प्रैक्टिस करना जरूरी है, खुद से प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलिए अब हम बताते हैं अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण है, इसके सामने हमने एक वस्तु रख दिया, ये वस्तु से एक लाइट निकला, यही आपतित प्रकाश की दिशा हुआ, ये तो वस्तु दूरी हुआ। तो वस्तु दूरी हमको ध्रुव से, वस्तु दूरी के लिए हमको क्या होगा, ध्रुव से इधर आना होगा, यानी कि हम आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जितना भी डिस्टेंस नापेंगे क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका फोकस कहाँ होता है, यहाँ फोकस हो गया, मान लिया कहीं, फोकस के लिए हमको क्या इधर ही आना होगा। मान लिया यहाँ पर कहीं इसका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र के लिए भी हमको इधर ही आना होगा। क्या हम तो सभी सभी केस में क्या चल रहे हैं, सभी केस में हम क्या कर रहे हैं, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो क्या होगा, सभी निगेटिव होगा, सभी निगेटिव होगा, करेक्ट आंसर, सभी निगेटिव होंगे। चलिए किनका किनका आंसर सही आया, आंसर आपको सही आया, बहुत अच्छा, आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हैं। अगर जिनका गलत नहीं, गलत आया वो भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको पास टाइम है, आप इस लेक्चर को दोबारा देखकर आप इसे समझ सकते हैं, इरिटेट मत हुई। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के फोकस दूरी, वस्तु दूरी तथा वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बताइए। फोकस दूरी, वस्तु दूरी, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। सब चिन्ह परिपाटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, चिन्ह परिपाटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए
चलिए चलिए अब इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हम सोल्यूशन निकालते हैं। देखिए कैसे सोल्यूशन इसका निकालें। ये उत्तल दर्पण हुआ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है, ये ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है, ये लाइट से रे निकल रहा है और इसका फोकस यहाँ होगा, फोकस यहाँ होगा, मुख्य फोकस यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फोकस दूरी, यानी कि हम वक्त यहाँ पर मूल बिंदु है, तो हम आपके प्रकाश की दिशा में जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ से पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। और वस्तु दूरी किधर होगा, इधर होगा, वस्तु दूरी इधर होगा, वस्तु दूरी इधर होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव। चलिए पहले क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होगा, पॉजिटिव, फोकस दूरी पॉजिटिव। यहाँ कहाँ कहाँ शुरू में पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये दोनों तो नेगेटिव, ये दोनों पहले ही खत्म कीजिए, ये दोनों को पहले ही खत्म कर दीजिए, क्योंकि हमारा पहले क्या है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, तो इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है। दूसरी क्या है, वस्तु दूरी, दूसरी क्या है, वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी क्या होगी, नेगेटिव, वस्तु दूरी नेगेटिव, तो यहाँ पर वस्तु दूरी नेगेटिव है, यानी कि हमारा आंसर इसमें भी वस्तु दूरी नेगेटिव है, तो यहाँ पर अभी भी आंसर सही नहीं कर सकते। लेकिन आप भी देखिए दूसरा में, तो यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन तो गलत है, यानी कि हमारा कौन ऑप्शन बचा है, केवल एक ही ऑप्शन बचा, ये सही हुआ। और तीसरा क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या भी क्या है, पॉजिटिव, यानी कि हमारा ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन और है। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी क्या है, 15 सेंटीमीटर, तो इसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। इसका ऑप्शन आपके सामने है, इसका ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी इसका आंसर दीजिए, जल्दी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन आप कभी नहीं देखे होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। ये आपको इसको कलम को भी का यूज नहीं करना है, सीधा आंसर दे सकते हैं आप, सीधा आंसर दे सकते हैं, सीधा आंसर दे सकते हैं आप, सीधा आंसर दे सकते हैं, सीधा आंसर दे सकते हैं आप। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। क्या है इसकी फोकस दूरी, 30 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी क्या है, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, वस्तु की दूरी u क्या है, वस्तु की दूरी नेगेटिव होती है, -30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या है, अवतल दर्पण है, तो फोकस दूरी क्या हो गया, -15 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, वस्तु की दूरी क्या है, फोकस दूरी की दुगनी है, वस्तु की दूरी क्या है, फोकस दूरी की दुगनी है, तो 2f बराबर क्या होता है, r होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या, यानी कि वस्तु की दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है, वस्तु की दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है, यानी कि वस्तु हमारा कहाँ है, वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर है, वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर, यानी कि जितना दूर वस्तु है उतना ही दूर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर दूर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इतना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। नहीं तो इसे आप दर्पण सूत्र लगा कर कीजिए, ये भी आंसर आ जाएगा, दर्पण सूत्र लगा कर भी आप इसका आंसर ला सकते हैं। लेकिन आपको हमने सीधा ट्रिक बताया क्वेश्चन करने का, आपको दर्पण सूत्र के आधार पर ही क्वेश्चन बताया जाएगा, ऐसा बात नहीं है, दर्पण सूत्र के आधार पर भी क्वेश्चन बताया जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, वस्तु रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी बताइए। एक क्वेश्चन में आप थोड़ा सावधानी से इसका सोल्यूशन निकालें, इसका सॉल्यूशन आप सावधानी से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, सावधानी से इसका सॉल्यूशन निकालिए। आपको क्वेश्चन दिया गया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सारा क्वेश्चन दिया गया है। ये सब क्वेश्चन में कोई जानता है, देखें आपने हमने कैसे सोल्व कर दिया, बहुत जल्दी इससे सोल्व कर दिया, एक क्वेश्चन को हमने बहुत जल्दी सोल्व कर दिया। ये देखिए पहले क्या है, पहले में दिया हुआ क्या है, आर बराबर, आर बराबर क्या है, -40 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमने अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या सभी केस में निगेटिव होता है। ये सब आप ध्यान दीजिएगा, चिन्ह परिपाटी आपको आपको पहले बताया, न्यूमेरिकल करने में लेक्चर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वस्तु दूरी क्या है, यू, यू भी क्या है, निगेटिव ही है, सामने बोला गया, ये ध्यान दीजिएगा, ये सामने बोला गया, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह के सामने, यू बराबर -30 सेंटीमीटर।
तुम्हें निकालना, आपको पता है दर्पण सूत्र होता क्या है, 1/v जोड़ 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। लेकिन हमें तो f दिया हुआ ही नहीं है, तो क्या है, r तो दिया हुआ है, r तो दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा। f बराबर क्या होता है, f बराबर क्या होता है, r बाई, f बराबर क्या होता है, r बाई टू, f बराबर r बाई टू, f बराबर r बाई टू। तो f बराबर क्या होगा, f बराबर r बाई टू करेंगे तो 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो f बराबर क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। f बराबर क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। f बराबर क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, f बराबर क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। और हमें प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, यानी कि v बराबर वाट होगा। तो आपको दर्पण सूत्र अभी बताया गया था, 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। इससे हम v निकाल सकते हैं, इससे हम v निकाल सकते हैं, इससे हम v निकाल सकते हैं। ये सब मिटा दिया जाता है क्योंकि आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर ज्यादा। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, कैसे सोल्व करेंगे इसका। चलिए इसका पहले आपको ये भी निकालना, तो हमेशा फॉर्मूला लिखते जाइएगा। तो हम क्यों ना, हम आपको ज्यादा केस में प्रतिबिंब की दूरी ही पूछेगी, तो हम क्यों ना प्रतिबिंब की दूरी का सीधा एक फॉर्मूला पता कर लें। ये ऑप्शन है आपका। तो चलिए एक शॉर्टकट पता करते हैं। तो यहाँ पर 1/v ऊपर चला गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर टाइमिंग मिस्टेक कुछ हो गए हैं, यहाँ पर 1/v यहाँ होगा 1/v। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/v के बराबर क्या होगा, ए प्लस है, ए प्लस है, तो इधर आगे क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि हमको ए फॉर यू पता है, हमें ए फॉर यू पता है, ए फॉर यू पता है, ए फॉर यू पता है, हमें भी निकालनी है। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। 1/v बराबर सब अब क्या कर रहे हैं, तो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इसका एलसीएम यूएफ आएगा, u माइनस एफ आएगा, तो v बराबर क्या होगा, यूएफ बटा u माइनस एफ। v बराबर क्या होगा, यूएफ बटा u माइनस एफ। ये v का फॉर्मूला हुआ। ये आपको शॉर्टकट है, शॉर्टकट। इस फॉर्मूला का यूज करके हम सीधा आंसर ला सकते हैं, सीधा आंसर ला सकते हैं। v बराबर u इंटू एफ बराबर, तो v बराबर क्या होगा, u इंटू एफ। u क्या है, -30, यहाँ पर आपको दिया गया है, चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर सभी का मान रखें। u बराबर क्या है, -30, u बराबर क्या होगा, -30 गुने f बराबर क्या होगा, f बराबर -20, f बराबर क्या होगा, -20, f बराबर -20 बटा u माइनस एफ, तो -30 -30 प्लस -30 प्लस 20। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर देखिए माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस गुने माइनस प्लस। और 3 इंटू 2 6 होगा, और गुने डबल जीरो है, डबल जीरो, तो 6 इंटू डबल जीरो, 6 पर डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और 30 में 20 जाएगा तो क्या बचेगा, -10, -10। तो एक 1010 खत्म, तो क्या बचा बराबर -60 सेंटीमीटर। क्या बचा, बराबर -60 सेंटीमीटर। तो यानी कि वस्तु की दूरी क्या होगी, 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन है कहीं 60 सेंटीमीटर। चलिए आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर। जिनका जिनका सही आया बहुत अच्छा, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। और जिनका गलत आया वो भी तैयारी करें, अच्छा से प्रिपरेशन करें। इसका सोल्यूशन आपको दे दिया गया यहाँ पर नोट्स में, यहाँ पर हमने ही बता दिया कैसे आएगा। इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। थैंक्स, आज का लेक्चर इतना ही था। और इस लेक्चर का पार्ट 2, इस लेक्चर का पार्ट 2 अगले क्लास में करेंगे, लाइव क्लास में। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस चैनल का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स, थैंक्स। चलिए इस जो हमने पढ़ाया अभी यहाँ पर, इसका नोट्स आप, जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। जो आपको नोट्स दिया गया डिस्क्रिप्शन में, इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जो आप डाउनलोड कर लेंगे। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि आपका दोस्त भी इसे नॉलेज को ले सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।